चलिए आपको सीधा लाइव लिए चल रहे जबलपुर, जहां आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लोधी समाज को संबोधित कर रहे हैं। लाइव जबलपुर और से। खास करके मोदी जी के पहले हुए तो हमारे देश में भी हैं, लेकिन इतनी कठिनाइयों में यद्यपि लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम भी आता है, मोरारजी भाई का भी आता है, चरण सिंह जी का भी आता है। ये अलग अलग वर्ग से अलग अलग प्रकार के प्रधानमंत्री रहे निकले, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। मोदी जी के लिए तो चाय के छोटे से कैंटीन में पटरी के किनारे चाय बेचने वाले एक छोटे से बालक के रूप में जिंदगी की तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी जिनने अपने जीवन का उद्देश्य भी रखा और अपने परिवार के बजाय पूरे देश के परिवार को मानते हुए देश सेवा के मार्ग के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ये हमारे रानी अवंतीबाई के आज हमारे लिए वीरांगना को स्मरण करने का मैं उससे तारतम्य मिलाकर के बात करना चाहूंगा। जीवन तो 4 क्षण का है, लेकिन इस जीवन को जी करके जिनने अपना जीवन जीते जी अमर बना लिया, ऐसी कुछ महत्वपूर्ण वीरांगनाओं के नाम में से सबसे बड़े नाम कोई है तो रानी दुर्गावती का, रानी अवंतीबाई का, और वो जबलपुर क्षेत्र से आते हैं। हमें इस बात का गर्व है, इस बात का गौरव। कितना गजब जीवन जिया होगा इनने। एक टकराई मुगलों के सरताज, सबसे बड़ा नाम, यद्यपि नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुगल शासन काल में सबसे बड़ा नाम अकबर का है, जो अकबर के आगे नहीं झुकी। पूरा जीवन अपने लिए लड़ती रही, उत्साह उमंग के साथ। पूरा देश देख रहा था, सबको गुलाम बनाया, लेकिन जबलपुर का क्षेत्र उनके हाथ में नहीं आया। इसलिए जबलपुर के प्रति मेरा विशेष स्नेह। ये हमारा पूरा क्षेत्र सदैव स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, देशभक्ति के लिए, सनातन संस्कृति के लिए मां रेवा के आशीर्वाद से सदैव दुनिया के सामने आदर्श उत्पन्न करता आया। मुझे इस बात की अपने आप में अंदर से भी खुशी है और एहसास भी है। मैं जिस वंश के सामने बात कर रहा हूं, रानी अवंतीबाई की बात कर रहे हैं, तो लोधी समाज के समय हमको मालूम है कि हमारा वंश के अलावा भी बाकी भी सारे लोग बैठे हैं, और हम तो इस बात को मानते ही हैं। हमारे खास करके इस देश में राष्ट्रभक्ति और राम भक्ति की लहर जहां से आती है, वो हमारा ये प्रमुख वंश है, जिसके माध्यम से दुनिया इससे पहचान पाती है। और खास करके वीरों की, वीरांगनाओं की बड़ी बड़ी बात करते हैं, अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस वंश के ही लोग आज भगवान राम का मंदिर जहां बना है, उस मंदिर के बनने में ढांचा के समय जो हमारे अपने मुख्यमंत्री के सहित उत्तर प्रदेश सरकार को कुर्बान कर देने वाले कल्याण सिंह जी भी हमारे ही वंश से आते थे, हम सब जानते हैं। आज ये जो हमारे सामने चित्र बना है, वो चित्र में 2 नेताओं का नाम, एक ने अपने कर्मों से अपनी व्यवस्थाओं को सुशासन बनाते हुए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को नियंत्रण में रखते हुए, लेकिन घटना के आधार पर अपनी जिम्मेदारी लेते हुए सरकार के मामले में भगवान राम से बढ़ के कुछ नहीं हुआ, यह उत्कृष्ट उदाहरण उन्होंने दिया। और भगवान राम के आंदोलन का नेतृत्व करने वाली हमारी नेत्री साध्वी उमा भारती जी को कौन भूल सकता है। जोरदार तालियां बजाए उमा भारती जी के लिए, जिनके मुखारविंद से हम सब जैसे उस समय के दौर को याद करें। कई बच्चों को तो मालूम नहीं होगा, लेकिन उस समय के उनकी सभाओं का दौर, उस समय का वातावरण, उमा जी का उस समय का किया गया काम, मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर हमारी भाजपा की 2003 में भी सरकार बनी तो सबसे बड़ा योगदान था तो उमा भारती जी का था। हम उस बात को स्मरण करना चाहेंगे। ऐसे नेताओं के कारण से भी, जो एक हमारे अपने उस पूरी लंबी परंपरा है, जिस आधार पर अपने देश का नाम, प्रदेश का नाम एक अलग प्रकार से लिखा जा रहा है, वो इबारत ऐसी लिखी गई जिसके कारण से हो सकता है मैं थोड़ा सा ज्यादती कर रहा हूं। जो सामाजिक मंच है, राजनीतिक बात को करने से बचना चाहिए,
लेकिन अगर आपने छूट दिए और आपने प्रेम लुटाया है तो थोड़ी सी बात सुनोगे, किसी को थोड़ी बहुत बुरी लगे तो थोड़ी एक आध चाय पानी पी करके मेरी बात को हल्के से कर लेना। लेकिन जो कहूंगा सत्य कहूंगा, उसमें कोई बाल बराबर भी अंतर नहीं आ सकता। मैं भी इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से जनता से आह्वान किया और जनता के दिलों में जो मंत्र बैठा, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में क्या चला था नारा, और वो नारा ऐसा चला मंत्र बन करके। हम तो भगवान महाकाल की नगरी से आने वाले लोग हैं। अपने यहाँ अमरकंटक से लेके मां रेवा ने पूरे सब तरफ जीवन लुटाया। आज का दौर अगर पूरा मध्य प्रदेश का सरसब्ज है, यहाँ कृषि विकास दर सबसे ज्यादा अगर है तो सबसे बड़ा कारण मां नर्मदा का है। इसलिए प्रेम से बोलो नर्मदे। हम सब उनके आशीर्वाद से इस सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग। और इस नाते से अभी मेरे सामने जब मैं भाषण करने आ रहा था तो जो बात बताई कि कोई एक नहर बताई आपने, ये लिफ्ट इरिगेशन का, यद्यपि चुनाव का दौर चालू हो गया है, आचार संहिता की परेशानी है, लेकिन ये तो कोई नहीं कह सकता कि आज नहीं तो चुनाव की खत्म होने की अवधि के बाद कर देंगे। इसमें कौन बात पकड़ेगा, कौन जुबान पकड़ेगा? कोई जुबान पकड़ सकता है क्या? आपने कहा है कि 800-900 करोड़ रुपए लगे, भले 1000 करोड़ भी लगे तो निश्चित रूप से क्षेत्र के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रही। हमारे किसान मांग क्या रहे हैं? किसान और जवान ये दोनों श्रेणी एक समान है। जवान जान लगा करके सीमाओं पर देश की रक्षा करते हैं और किसान खेत में खून को पसीना बना करके सबके पेट की आग बुझाने के लिए वो मुस्तैद खड़ा रहता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है और मुझे इस बात को कहने में भी कोई गुरेज नहीं है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसानों को जवान के समान सम्मान की निगाह से देखा गया। यद्यपि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान करके किसानों का सम्मान तो बढ़ाया, लेकिन उससे 4 कदम आगे बढ़ करके हर साल नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देकर के किसानों का जो सम्मान बढ़ाया है, किसान कभी जीवन में नहीं भूल सकेंगे। और यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान मेरे पूर्ववर्ती, उन्होंने भी उतना ही दे करके वो सम्मान बढ़ाया है। इसलिए एक बार जोरदार तालियां माननीय शिवराज सिंह जी के लिए। हमारे मोदी जी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, उमा भारती हो, कल्याण सिंह जी हो, ये जो हमारे अपने तमाम प्रकार के नेता है, ये किस आंचल में इनका जीवन बड़ा हुआ है, किस छाया से बड़े हुए, स्मरण करना पड़ेगा। हमने अगर अपनी पार्टी का नाम भी रखा जनता पार्टी, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी की छाया दी है। हमारा सारा दृष्टिकोण भारत आधारित है। इसलिए जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं, केवल भाषण के लिए नहीं बोलते। अभी कोविड के कठिन काल में दुनिया में पेटेंट कराने का नियम चला। पेटेंट ज्ञान अगर पा लिया तो उस ज्ञान को पेटेंट कराकर उससे कितना कमाए, दुनिया उस तरफ जा रही है, उससे निचोड़ना चाहती है। हमारे भारत के दृष्टिकोण में यह नहीं है। हमारे खेत में फसल उगती है। मैं भी किसान परिवार से आता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पिताजी भी किसान है। 98 साल की उम्र में आज भी वो खेती कराना जानते हैं और खेती के आधार पर फसल बेचने भी खुद जाते हैं। मैं उनसे कहता हूं 20 साल से कि पिताजी अब आपका उम्र नहीं है, आप मत करिए। उन्होंने कहा बेटा तुमको जो करना तुम करो, मैंने जीवन भर जो करा मेरे को करने दो। तुम्हारा काम नेतागिरी करने का, तुम नेतागिरी करो, मेरा काम खेती करने का, मैं खेती कराता हूं। लेकिन मुझे इस बात का कहते हुए जरूर बोलता, लेकिन गर्व होता कि हाँ मैं उनका बेटा हूं जिनने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, कोई राजनीतिक क्षेत्र में नहीं रही है, लेकिन ऐसे किसान परिवार पे भी मेरी पार्टी ध्यान देती है। मैं इसलिए मोदी जी और सारी पार्टी को धन्यवाद देता हूं, जिनके माध्यम से लोकतंत्र जिंदा होता है। ये उदाहरण बनता कांग्रेस सहित बाकी लोगों के सामने भी।
अरे आप वोट तो सबसे लेते हो, सबके लिए पता नहीं क्या क्या हाथ जोड़ के चुनाव के पहले वादे करते हो, लेकिन जब भी मौका आता है, जब आपको मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचाना होता है, तो आपके चश्मे के नंबर बदल जाते हैं। आप वो सब बातें भूल जाते हो जो चुनाव के पहले बोलते हो। मुझे इस बात का गर्व है, मोदी जी जैसा गरीब व्यक्ति कहां से उठ करके 3 बार गुजरात जैसे सबसे संपन्न राज्य का मुख्यमंत्री बनते और देश के प्रधानमंत्री बनकर के दुनिया के सामने भारत की इज्जत बढ़ाते। हमें इस बात का गर्व है, लेकिन मौका भारतीय जनता पार्टी देती है। आज इसी कारण से ये हमारे मंच पर कई सारे हमारे महत्वपूर्ण नेतागण हैं जो लोकतंत्र में होना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दुनिया के सामने प्रकट करके देश के लोकतंत्र की मांग की थी, और देश के उस लोकतंत्र की मांग को पूरा करने में अगर कोई पार्टी है तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो अपने उत्कृष्ट उदाहरण से सबके सामने अपने उम्मीदवार और बाद में ऐसे लोगों को सामने लाती है जिनके माध्यम से अपने आप इस बात का रेखांकित होती है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात कौन करेगा, सनातन संस्कृति की बात कौन करेगा, जियो और जीनो दो की बात कौन करेगा। मुझे ध्यान में आता, जैसे हमारी सरकार बनी और शपथ हुई, अब हमसे कहा कि कैबिनेट करो और कैबिनेट में कुछ निर्णय अच्छे करो, तो हमने कहा ठीक है करते हैं। तो आप करेंगे तो क्या करेंगे? लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ा हमारे लिए न्यायालय है। हमने कहा न्यायालय के माध्यम से एक निर्णय आया था, सुबह सुबह से बहुत सारी आवाज आती थी फालतू, बंद हुई कि नहीं हुई? ताली वाली बजा के बताओ अगर बंद हुई तो। हमने थोड़ी बंद करी थी, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बंद करी। ये फालतू की आवाज नहीं आना चाहिए। तो हमने कहा सरकार तो वो होती है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बस इसके बाद बंद, तो हमने भी कहा बिल्कुल बंद, और जो बंद नहीं करेगा देख लेंगे। देखा कि नहीं देखा? हमने आपने देखा। हमने कहा गरीबों की इज्जत हम करेंगे, ये गरीबों के वोट से बनी सरकार है। ड्राइवर हो, मजदूर हो, किसान हो, सबकी इज्जत हमारी होगी। सरकार के सामने ध्यान में आया, आजकल वीडियो का जमाना है। ड्राइवरों ने कोई हड़ताल का सोचा होगा, मालूम नहीं, उनकी बात चल रही है। एक आईएएस अधिकारी थे, ड्राइवर ने अपनी बात कही, एक बार कही, 2 बार कही, भैया कुछ भी करके देखो, अगर ड्राइवर बेचारा जहां से आता वो अपनी बात वैसे तो करेगा। अब बड़े आदमी हो तो बड़े आदमी को तो सुनना पड़ेगी। अब बड़े आदमी थे, कलेक्टर साहब सुनने को तैयार नहीं थे। 1 बार 2 बार 3 बार मिलने का, आखिर में क्या भैया तेरी औकात क्या है? कलेक्टर साहब हमारे आदमी से औकात पूछ रहे, गरीब आदमी से औकात पूछेंगे और हम बर्दाश्त करेंगे। गरीब आदमी की औकात, कोई किसी गरीब आदमी की इज्जत उछालने की ये सरकार अनुमति नहीं देगी। इसके लिए जो करना पड़ेगा सब करें। पहली फुर्सत में वापस बुलाया साहब को कि पहले साहब आपने बहुत पढ़ाई करी होगी, बड़ी बड़ी डिग्री आपके पास होगी, लेकिन इस डिग्री में गरीब की इज्जत करना भी आपको याद रखना चाहिए। हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी इस बात। एक साहब उनके जूते के बंद बनवा रहे, वो बड़े साहब, और बांधने वाली बहन जी बेचारी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता। वो वीडियो हमने सबने देखा होगा। भैया आप बड़े आदमी हो, होगा कोई छोटा कर्मचारी है, छोटा अधिकारी है, उसकी इज्जत नहीं है क्या? और खास करके हम तो उस देश के वासी हैं जहां माता बहनों की इज्जत सबसे ऊपर रखी जाती है। हमारे भगवान भी अपना नाम पीछे रखते, सीताराम, राधे कृष्ण, माता को कितना सम्मान मिलता है, तो हम बर्दाश्त कर सकते क्या? हमने कहा मोजे जूते सब याद दिला देंगे, भैया तेरे पास रख, तू पहली फुर्सत में घर आ जा, जहां से आया वहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं करने वाले। ऐसे एक नहीं ढेर सारे फैसले किए। मैं रात भर सुना सकता हूं, आप रात भर सुन सकते हो। हम उस वीरांगना को याद कर रहे हैं जिसने अपने युद्ध में जीतने के बाद अपने सामने अंग्रेज को लात मार के उसकी औकात याद दिलाई। हमें इस बात का गर्व है कि हम उस वीरांगना की याद कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, उसने उसका मान मर्दन करके
सबसे बड़ा धर्म है क्षमा का। उनने अपने बलबूते पे क्षमा करके उस सत्ता को एहसास कराया कि यहाँ की वीरांगना अपने खूनों में, अपने शरीर में यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की उष्मा और यहाँ का अपना धड़कता हुआ दिल लेके चलती है, जो देश के सम्मान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। हमें इस बात का गर्व है। और इतना ही नहीं, उसके छोटे छोटे बच्चों को भी वापस करके इतनी बड़े अंग्रेजों के साम्राज्य को, जिसका कभी सूर्यास्त नहीं होता था, ऐसे साम्राज्य को जूते की नोक पे रखने का काम किसी ने करा है। हमें गर्व है कि रानी अवंतीबाई ने उस एहसास को दुनिया के सामने उदाहरण बना के बताया है। आज इस अवसर पर कहने के लिए मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन कहने की भी सीमा है और आपकी भी सुनने की सीमा है। और अब आपने तो ऐसी सीमा बांधी कि हमारा हेलीकॉप्टर दिन में चला गया, अब रात में हवाई जहाज वाले ने भी मना कर दिया तो मेरे को जबलपुर में रात रहना पड़ेगा। और हमने कहा, हमारे लोगों ने बोला और हमने कमिटमेंट किया है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कमिटमेंट में अपना झूठा पड़ूं। तो आज आप इतना ही निवेदन करने आया हूं कि हमने अपनी वीरांगना को याद किया है, वीरांगना को याद करते करते हमारी सनातन संस्कृति को भी याद किया है। और माननीय हमने जो दोबारा बोलेंगे कि अगर भगवान राम की बात करेंगे तो उनका वाक्य कि प्राण जाए पर, तो जो बात कही है कि एक बार कहा तो उसको, लेकिन आपसे मैं सस्ते में नहीं छूटूंगा। ये प्राण जाए तो वचन न जाए खाली मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। रानी अवंतीबाई आपके सामने है। अगर इनको इतिहास की पुस्तकों से पहले अंग्रेजों ने गायब किया तो ये पाप को धोने का टाइम था 47 से लेकर कांग्रेस की सरकार को, जब तक कांग्रेस की सरकार चली, लेकिन उनने कुछ नहीं किया है। उन्होंने इनके सारे इतिहास को दबा दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति लागू करके हमको ये मौका दिया कि इनके इतिहास को दुनिया के सामने लाएं। तो आप मेरी बात से सहमत हो कि हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि केवल इतिहास की पुस्तक नहीं बनेगी, हमारे युवा पीढ़ी, विद्यार्थी और विश्वविद्यालय में सबसे बड़ा नाम सागर का आता है, तो सागर जैसी जगह पर हमने रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय की स्थापना करके निर्देश दिया है कि उनके जीवन के साथ उनका पूरा नाम और बाकी बातें हर बच्चे के सामने जाए, हर समाज के व्यक्ति के सामने जाए कि उनका योगदान क्या था। ये गौरव इस सरकार को है। इसलिए इस मुख्यमंत्री होने के नाते से आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमने जो निर्णय किए, इस निर्णय पे निर्णायक सिल आपकी लगने की जरूरत है। जैसे भगवान कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र था, महारानी अवंतीबाई के हाथ में तलवार का अपना दम था, ऐसे लोकतंत्र में आपकी उंगली में भी दम है। आप अपनी उंगली की ताकत को पहचानना, अपनी उंगली का सदुपयोग करोगे। बोलो करोगे सब एक साथ? तो खड़े हो जाओ अपनी जगह पे और बांधो मुट्ठी और निर्णय करो। आने वाले समय में लोकतंत्र के आधार पर हम और आप सब मिल करके भगवान राम का योगदान इस समाज का याद दिलाया है। रानी अवंतीबाई का इतिहास हमको मालूम है और मोदी जी सहित अपनी सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, इन सब के कारण से आप सबको स्मरण रखना है आपको करना क्या है। तो मेरे साथ सब मिलके बोलिए, रानी अवंतीबाई की, भारत माता की जय। जय श्री राम। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। ओजस्वी और सार गर्भित उद्बोधन आपका हम सबको मिला। अब मैं आज के इस गर्मामयी कार्यक्रम में आभार व्यक्त करने के लिए श्री राजेंद्र पटेल जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और आज के इस कार्यक्रम का आभार व्यक्त करें। आदरणीय राजेंद्र पटेल। सभी वर्गीय विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष पहुंचकर माननीय भाई साहब के साथ स्वागत कर फोटो सेशन करा रहे हैं। सभी मंडल अध्यक्षों से आग्रह उपस्थित हुए। भाई